गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने चल रहे हैं बेटा। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, जिसके अंदर दे रखा अपने को कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स। अपने को जो डिटेल्स दे रखी है उससे अपने को मिस्टर नरेश की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए बेटा ये मैंने फॉर्मेट बनाया इसके अंदर, जिसके अंदर अपन उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है वो कैलकुलेट करेंगे। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखा है। देखिए सबसे पहले दे रखा है नेट सैलरी रिसीव्ड 21,000 आफ्टर डिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 3600, 2400 इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन है और 10% इसके अंदर रेंट पेड किया वो दे रखा है बेसिक सैलरी का 10% है। अब देखिए जो बेसिक पे है जो अपन लेते हैं वो बेटा 100% लेते हैं। इसमें से कह रहा है कि जो बेसिक पे में से ये अमाउंट डिडक्ट किए इसने तीन, एक तो इसका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद में एक इसका LIC प्रीमियम है और एक इसका रेंट पेड है। उसको डिडक्ट करने के बाद में इसको जो सैलरी का पेमेंट हुआ वो पेमेंट हुआ इसके अंदर कितना 21,000। इसको बड़ा अपन वापस ऐड करके जो इसके टोटल अमाउंट आएगी वो बेसिक पे आएगी और वो बेसिक पे ही अपने को क्वेश्चन के अंदर लेनी है, यानी वो फुल्ली टैक्सेबल है, इसलिए पूरा अमाउंट अपने को लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो DA मिल रहा है इसको 300 पर मंथ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि पूरे 12 महीने वर्क किया तो 12 से, यदि उसने बीच में रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं तो उसके अंदर अपन कम कर देंगे। बोनस दे रखा है 3000 है पर मंथ, पर ईयर कुछ नहीं है, पर ईयर मानना है इसके अंदर। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसका दे रखा है 400 पर मंथ है, फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि इसके अंदर टैक्सेबल इनकम निकालते समय इसको इंक्लूड करते हैं, फिर डिडक्शन देते हैं, लेकिन ये डिडक्शन ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलाउ है। उसके बाद में दे रखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ₹70 to 100। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, स्टेचुरी के अंदर और इसके अंदर अनरिकॉग्नाइज के अंदर एग्जेम्प्टेड है। यदि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो उस स्थिति के अंदर 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जेम्प्टेड है, एक्सेस अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड ऑफ फंड एट द रेट ऑफ 15% के अकॉर्डिंग 9,000 दे रखा है। इसके अंदर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर और उसका जो इंटरेस्ट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो ये इंटरेस्ट है ये भी एग्जेम्प्टेड है इसमें। फैसिलिटी ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर इज ₹2,000 पर मंथ, यानी इसको फर्निश्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रखी है जिसका जो रेंट पेबल है जो इसका एम्प्लॉयर पे करेगा वो 2,000 पर मंथ दे रखा है, इंक्लूडिंग 200 पर मंथ एज रेंट ऑफ फर्नीचर, यानी इसको फर्नीचर की फैसिलिटी भी दे रखी है। फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो उसके अंदर जो इसका रेंट ऑफ फर्नीचर है वो कितना है इसमें 200 है, तो इस 2000 में से 1800 है वो तो इसका हाउस से रिलेटेड है और उसमें 200 है वो रेंट है वो इसका फर्नीचर से रिलेटेड है। फ्री सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच एम्प्लॉयर स्पेंड ₹1,500 इन प्रीवियस ईयर, ये बड़ा फ्री सप्लाई है, फैसिलिटी है, नहीं कि इसके अंदर ऑब्लिगेशन है। कल अपना जो पॉइंट आया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल से वो पेमेंट किया था, यहाँ पे फ्री सप्लाई ऑफ है तो इसके अंदर ये फैसिलिटी मानी जाएगी और फैसिलिटी ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में टैक्सेबल होती है, तो इसके अंदर अपने को ये भी देखना है कि ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय है या नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर फ्री लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉस्टिंग ₹2,000 पर मंथ, यानी इसको फ्री लंच की फैसिलिटी दी जाती है ऑफिस आवर्स के अंदर और वो दे रखे इसके अंदर 2,000 पर मंथ है। ऑन एन एवरेज देयर आर 25 वर्किंग डेज इन ए मंथ, यानी उसके अंदर पूरी महीने के अंदर 25 है वही वर्किंग डेज है, जिसके अंदर बता रखा है इसके अंदर द एम्प्लॉय रिकवर्स ₹400 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय से वो कितना रिकवर करता है 2400 पर मंथ से रिकवर कर रहे हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस दे रखा है इसके अंदर 9,000 रिसीव हुआ, जिसमें से एक्सपेंडिचर उसका 6,600 ओनली है, तो इसके अंदर ये ट्रेवलिंग अलाउंसेज है ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कि यदि कोई अमाउंट सेव्ड की जाती है बचा ली जाती है तो वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल है, तो 9,000 में से 6,600 अपन इसमें से माइनस कर देंगे।
LIC premium paid by employer ₹2,000 on the policy और ₹15,000 taken on the life of employee. एम्प्लॉई की लाइफ है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि LIC प्रीमियम यदि एम्प्लॉयर पेड करता है एम्प्लॉई का तो वो उस कंडीशन के अंदर फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा, इसलिए इसको टैक्सेबल अमाउंट के अंदर लेना है। यदि यहाँ पे एक्सीडेंटल या मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस होती तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, की मैन भी इसके अंदर बड़ा एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इसके अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंड 2000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, ऑल ऑफ द अमाउंट वाज रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, ट्रीटमेंट वाज टेकन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराया जिसके ऊपर 2000 का एक्सपेंडिचर हुआ और पूरा अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने इसको रिम्बर्स कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लिए तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यदि ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में होता तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑन 15 मई 2019 हिज एम्प्लॉयर ऑफर टू हिम अलॉटेड इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर, यानी इसके जो एम्प्लॉयर है इसको एक ऑफर किया कि आपको 2000 जो इक्विटी शेयर्स हैं 2000 इक्विटी शेयर्स हैं वो 14 रुपीज़ के ऊपर अलॉटेड किए जाएंगे। On being acceptance of the offer, the shares were allotted on 10 July 2019. The fair market value of these shares on the day of acceptance of offer is 32. यानी उसकी जिस दिन उसने ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया था उस डेट की जो मार्केट प्राइस है 32 है, लेकिन इसके एम्प्लॉय ने ये शेयर इसको 14 रुपीज़ पर शेयर के अंदर दिया, जो डिफरेंस अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। द एम्प्लॉयर गेव हिम a freeze to use it at residence which was purchased by employer 10 years ago for ₹10,000, यानी एक फ्रीज की फैसिलिटी दे रखी यूज करने के लिए जिसको 10 इयर्स पहले इसके अंदर एम्प्लॉय ने परचेज किया था 10,000 रुपीज़। तो फ्री यूज ऑफ मूवेबल असेट्स के अंदर अपना प्रोविजन है बेटा कि इसके अंदर यदि अदर आइटम्स है तो उसके ऊपर 10% अपने को कॉस्ट का लेना है, यानी जो उसकी कॉस्ट है उसका 10% है वो टैक्सेबल होगा। यदि वो किसी रेंट के ऊपर लेके दे रखी है तो उसकी रेंटेड अमाउंट अपने को लेनी है। फिर उसके बाद ये आगे दे रखा है 1 जुलाई 2020 को इसके एम्प्लॉय ने इस फ्रीज को सोल्ड कर दिया एम्प्लॉय को, और कितने रुपए में सोल्ड किया 2000 के अंदर, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बता रहा है इसके अंदर 3000 है। तो इसके अंदर सेल और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स तो वो वाला पॉइंट है बेटा। इसके अंदर जो फ्रीज है वो मोटर कार के अंदर भी नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर भी नहीं आता है, ये अदर आइटम्स के अंदर आता है, और अदर आइटम्स के अंदर अपना प्रोविजन है कि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है 10% पर एनम। तो इसने जो फ्रीज है वो 10 इयर्स बिफोर बेटा इसके अंदर परचेज किया था, कब खरीदा था वो नहीं दे रखा, लेकिन इसके अंदर 10 इयर्स का मतलब हो गया आज उसको 10 साल हो गए। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट के ऊपर लगाएं तो आज उसकी जो कॉस्ट है वो 10 इयर्स के अंदर बड़ा जीरो हो जाती है, यानी जो फ्रीज है वो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जीरो वैल्यू का, यानी उसकी WDV जीरो है क्योंकि 10 इयर्स के अंदर उसकी WDV जीरो हो गया, और उस फ्रीज को वो सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉय को 2000 के अंदर। तो उस कंडीशन में बड़ा WDV उसका जीरो उसमें से -2000 करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब समझ गए कि इसके अंदर वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब है कि वो जीरो वैल्यू के लिए उससे 2000 चार्ज कर रहे हैं तो उसको अपनी फैसिलिटी के पार्ट में नहीं ले सकते। उसके बाद में लास्ट दे रखे इसके अंदर इसकी कंप्यूट करनी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने इसका बेसिक पे बड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक पे के लिए वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले इसके अंदर देखिए नेट सैलरी रिसीव्ड $21,000। इसको जो नेट सैलरी जो रिसीव्ड हुई वो 21,000 अपने को दे रखे। ऐड कर देंगे इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड PF के अंदर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 3600। LIC प्रीमियम
तो ये आ रहा है 27,000 आ रही है ना। अब इसमें 10% इसका रेंट और पेड किया हुआ है, वो इसमें अपन कैसे ऐड करेंगे बेटा? तो ऐड इसमें रेंट पेड जब निकालेंगे तो ये 27,000 है, ये वैल्यू है 90% होगी क्योंकि 10% इसमें से माइनस किया हुआ है रेंट का, तो 90% है, 10% निकाल दीजिए इसका, तो ये आता है 30,000, ये रेंट पेड आ गया। तो टोटल अमाउंट हो गया कितना? 30,000। ये बड़ा अपना बेसिक पे हो गया, इसके अंदर कितना आ रहा है? 30,000। तो सबसे पहले लिखिए बेसिक पे 30,000, ठीक है। तो जो बेसिक पे है निकालने के अंदर बड़ा ये इसमें से डिडक्ट किया हुआ था, इसलिए उस अमाउंट को अपन ने वापस इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो बेसिक पे है अपने आप में 100% होती है, जिसमें से कोई अमाउंट डिडक्ट है उसको अपन वापस उसमें प्लस कर देंगे। तो ये बेसिक पे आया अपना कितना? 30,000। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर डी है, वो 300 पर मंथ है, तो लिखिए इसके अंदर डी 300 पर मंथ है, और से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3,600। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा अपने को कितना? 400 है, 400 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,800। उसके बाद में एक अलाउंसेस और दे रखा है इसके अंदर, 10 पॉइंट के अंदर ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो उसको पे तो किया था 9,000, लेकिन उसने एक्सपेंड किया 6,600, डिफरेंस अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगी 2,400। ये इसका ट्रेवलिंग अलाउंस है। अलाउंसेस के पॉइंट बड़ा कंप्लीट है इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर बोनस दे रखा है 3,000 रुपीज के, तो लिखिए बोनस, वो है अपना 3,000 हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका कंट्रीब्यूशन है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट दोनों एग्जेम्प्टेड है बेटा इसमें। फिर उसके बाद में फैसिलिटी है, फैसिलिटी से पहले इसके अंदर दो एक्सपेंडिचर है इसमें, एक तो लिखिए LIC प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, इसके अंदर बड़ा LIC प्रीमियम दे रखा है, ये अपना है 2,000। उसके बाद में नेक्स्ट है मेडिकल बिल्स रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, ये भी अपने को 2,000 दे रहे। अब और क्या इसके अंदर देखिए, ये बड़ा पॉइंट मैंने इसलिए पहले कैलकुलेट किया है कि इसके अंदर ये फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वाटर है, वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में टैक्सेबल होती है। और इस क्वेश्चन में देखिए ना तो ये बता रखा है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी का के अंदर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अपना तीसरा पॉइंट है वो इसके ऊपर अपने को यूज करना पड़ेगा कि उसके अंदर अपने को ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो मॉनेटरी सैलरी है वो यदि 50,000 से अबव है तो वो स्पेसिफिक है, अदरवाइज वो स्पेसिफिक नहीं है। वो अलाउंस जो फैसिलिटी जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में टैक्सेबल होती है वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी। तो अब यहाँ पे देखिए अपना जो इसके अंदर अपने लिया है मॉनेटरी सैलरी के अंदर बड़ा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें बेसिक पे है, अलाउंसेस है, बोनस कमीशन है ना,
या LIC मेडिकल प्रीमियम वगैरह या और इस प्रकार के मॉनेटरी पेमेंट जो इससे पहले वाले में मैंने बता रखा है प्रोविजंस के अंदर, और जितने भी पेमेंट्स हैं वो अपन इसमें ऐड करके इसका मॉनेटरी सैलरी वो चेक करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका समेशन करेंगे और टोटल करेंगे। वैसे देखिए क्वेश्चन के अंदर कई बार अपने को चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि उसका बेसिक पे है उसी से पता लग जाता है कि वो 50,000 से अबव होगा या नहीं होगा। इसमें 30,000 आ रहा था तो इसके अंदर ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देता है स्टार्टिंग के अंदर कि 50,000 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। और इस प्रकार से अगर आपको लगे कि इसके अंदर ये कंडीशन आ रही है तो उसमें बड़ा 90% चांसेस ये मिलता है कि वो क्रॉस नहीं करते हैं। उसका मॉनेटरी सैलरी है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसका अगर अपन मॉनेटरी सैलरी कैलकुलेट करें तो मॉनेटरी सैलरी कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिए कितना आ रहा है इसमें। तो पहला दे रखा है इसमें 30,000 प्लस इसके अंदर 3600 प्लस 4800 प्लस इसके अंदर 2400 प्लस 3000 प्लस 2 4000। अगर इसको अपन ऐड करें तो 30,000 प्लस 3600 प्लस 4800 प्लस 2400 प्लस 3000 और प्लस इसके अंदर 4000, तो ये 47,800 आता है। तो देखो बेटा ये 47,800 आने का मतलब समझ में आया, ये इसका मॉनेटरी सैलरी है ना। यानी वो सैलरी जो इसको मुद्रा के अंदर पेड होती है, केस के अंदर पेड होती है। अब ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं है। स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं होने की कंडीशन के अंदर वो जितने भी प्रोविजंस जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए यानी उसके परक्यूजर्स के पॉइंट है वो टैक्सेबल होते हैं, वो अब टैक्सेबल नहीं होंगे। इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट है फ्री सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट बड़ा यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम अपन इसमें, लिखिए वैल्यू ऑफ फर्निश्ड कंसेशनल अकोमोडेशन। इसकी कैलकुलेशन करते हैं बड़ा वर्किंग नोट के अंदर। अब अपन इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये देखना है कि हाउस की जो अनफर्निश्ड हाउस है उसकी फैसिलिटी की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, अब प्राइवेट अदर एम्प्लॉयज की कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले ओनर ऑफ हाउस कौन है, वो एम्प्लॉयर है या नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को यही देखना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्निश्ड कंसेशनल अकोमोडेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए रेंट पेबल दे रखा है, यानी जो रेंट है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। तो ये रेंटेड हाउस है, रेंटेड हाउस के अंदर अपने को लेना होता है इसके अंदर एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू इसका रेंट देखिए कितना दे रखा है 2000। इस 2000 के अंदर अपना 200 का जो रेंट है वो फर्नीचर का है, तो उसमें में से माइनस कर दीजिए, तो ये 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा इसके अंदर 1800 है ना, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 12 से, तो ये आएगा 21,600। और इसके अंदर 15% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का 15% लेना है। अब सैलरी का मीनिंग अपना इसमें बेसिक पे लेते हैं बड़ा, है ना। तो बेसिक पे इसमें 30,000 है वो आएगा, प्लस
डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन लेना है। इसमें डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ओनली डीए दे रखा है कि जिसको 300 पर मंथ पे करता है। अब इससे रिलेटेड आरपीएफ वगैरह भी नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे पता लगता है कि ये अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है। अब ये नहीं है तो इसमें के अंदर अपने को डीए नहीं लेना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 4800 आएगा, यानी जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज है वो आ जाएंगे। इसमें एक ट्रेवलिंग अलाउंसेज है उसका पार्ट आ जाएगा, बोनस है और कुछ नहीं है ना, ये पॉइंट अपने। अब इससे क्या बड़ा अपने को कितना परसेंट निकालना है, 15% निकालना है। इसमें बेसिक पे आया 30,000 प्लस इसके अंदर अपन ने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया 4,800 है, ट्रेवलिंग अलाउंस है 2,400 प्लस 3,000 इसके अंदर अपन ने लिया इसका बोनस। तो ये आ रहा है 40,200 और 42,200 अपना ये आ रहा है, इसका अपने को लेना है 15%, तो ये आएगा 60,030, 6,030 रुपये आ रहा है। अब इनमें से दोनों में से जो भी whichever is less वो लेना है। तो 6,030 हो गया। ये बड़ा अनफर्निश्ड का अमाउंट कैलकुलेशन हो गया, यानी अनफर्निश्ड जो अकोमोडेशन है उसकी अमाउंट अपने कैलकुलेट कर ली। अब इसके अंदर ऐड करेंगे रेंट ऑफ फर्नीचर, वो दे रखा है 200 पर मंथ है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,400 हो गया। ये हो गया 8430, ये फर्निश्ड अकोमोडेशन का अमाउंट आ गया। अब उसके बाद में से रेंट पेड कितना है इसका, लेस रेंट पेड, रेंट पेड देखिए बड़ा बेसिक पे कैलकुलेशन कीजिए अपने वर्किंग नोट में, वहां पे दे रखा है रेंट पेड का अमाउंट है वो 3,000 आ रहा है ना, वो 3,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5,430। ये अपना हाउस का फैसिलिटी आ रहा है, यानी हाउस फैसिलिटी इसमें कितना आ रहा है 5,430, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे कि लंच फैसिलिटी का कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी के अंदर ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो मंथ की कॉस्ट है वो 2,000 है, यानी 2,000 तो कॉस्टिंग का जो अमाउंट का जो इसने लंच है वो प्रोवाइड करवाया। इसके अंदर बड़ा पहले अपन इसकी कॉस्ट है वो पर डाइट निकालनी है, कॉस्ट पर डाइट। कॉस्ट पर डाइट निकालने के लिए 2,000 जो एक्सपेंडिचर है वो 25 वर्किंग डेज के लिए है, तो इसके अंदर 2,000 को डिवाइड कर देंगे अपन 25 से, तो ये आ रहा है 80 रुपीज, यानी इसकी कॉस्ट है वो 80 रुपीज आ रही है पर डाइट। अब अपना प्रोविजन है कि 50 रुपीज तक तो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 12 मंथ्स के लिए फैसिलिटी है, पर मंथ इसके अंदर 25 वर्किंग डेज है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बड़ा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाते हैं 300 डेज हो जाएंगे, यानी पूरे साल के अंदर 300 दिनों के लिए डाइट है कि जो लंच की फैसिलिटी है वो इसको दी जाएगी। कैसे पता लगा, 25 वर्किंग डेज एवरेज बता रहा है पर मंथ होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 आ गया। अब इस 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 50,
यानी 80 इसकी कॉस्ट आ रही है, इसमें से 50 अपना प्रोविजन के अंदर है कि 50 रुपीज पर डेट तक तो एग्जेम्प्टेड है, वो अपन इसमें माइनस कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है कितना अपना 9000। इस 9000 की अमाउंट है ये टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक दे रखा है कि इसमें से कुछ अमाउंट है वो उससे रिकवर कर रहा है और वो रिकवर्ड अमाउंट है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 400 पर मंथ है। तो इसमें से लेस अमाउंट रिकवर्स 400 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 4800, तो इसका रिमेनिंग हो गया 4200। ये इसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा लंच फैसिलिटी के अंदर। तो लंच फैसिलिटी के अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4200, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपना है जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है, इसको कंसेशनल रेट के ऊपर दी है वो अमाउंट लेनी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, इधर वाला पार्ट है इसका क्लियर कर देते हैं। value of shares allotted at concessional rates। 2000 शेयर्स है मैडम, इसको 32 और इसके मार्केट में जो दे कितने में दिए इसको 14 के अंदर, यानी 32 रुपीज का जो शेयर है मार्केट वैल्यू थी इसको 14 रुपीज के अंदर दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज ए सैलरी मानी जाएगी। इसका डिफरेंस आ रहा है कितना 18 आ रहा है। 18 को अपन 2000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है कितना 36,000। ये इसकी वैल्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपना पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयर है उसको बड़ा फ्रीज फैसिलिटी दे रहा है यूज करने के लिए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स के अंदर इसके अंदर क्या फैसिलिटी दे रहा है, इसमें फ्रीज की फैसिलिटी दे रहा है। तो ब्रैकेट में लिखना सब लिख सकते हो। अब इसके अंदर फ्रीज की फैसिलिटी दी है, इसका जो कॉस्ट का 10% है वो अपने को टैक्सेबल करना है। तो ये फ्रीज है वो 10 ईयर्स अगो 10,000 में परचेज किया था, तो अपने को तो उसकी कॉस्ट से मतलब है 10,000 उसका 10% और 9 मंथ्स के लिए लेना है। अब 9 मंथ्स के लिए क्यों लेना है, क्योंकि जो फ्रीज है वो 1 जनवरी को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सेल कर दिया या ट्रांसफर कर दिया कितने अमाउंट के अंदर 2000 के अंदर। तो ये कितना हो गया बड़ा अपना, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 750 आएगा 750 रुपए। उसके बाद में जो ट्रांसफर कर रहा है वो 2000 के अंदर कर रहा है। ये मैंने आपको अभी बताया था बड़ा कि ये इसके अंदर जो ट्रांसफर कर रहा है वो 2000 के अंदर 10 ईयर्स बिफोर इसको परचेज किया था 10,000 में। 10,000 का फ्रीज है, उसके ऊपर अदर आइटम्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कॉस्ट पर लगती है। यदि अपन 10 ईयर्स के लिए किसी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर, तो 10 ईयर्स के अंदर उसकी कॉस्ट है वो जीरो हो जाती है। अब ये जीरो वैल्यू के फ्रीज को सेल कर रहा है अपने एम्प्लॉय को 2000 के अंदर, तो ये बड़ा देखिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो वैल्यू के लिए 2000 चार्ज कर रहा है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, तो इसको अपने को नहीं लेना। उसके बाद में सारे पॉइंट बड़ा कंप्लीट है, इसका अपन टोटल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल
इसका बड़ा टोटल कीजिए ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। मॉनेटरी इनकम तक तो अपना कितना है इसमें 47,800 है। उसके बाद में बड़ा 5430 ये हाउस फैसिलिटी का अमाउंट है, 4200 ये लंच फैसिलिटी है, 36,000 अपना ये इसमें है वैल्यू ऑफ सेल्स है जो उसको कंसेशन रेट पर सेल किया था। और उसके बाद में अपना है 1800 ये आएगा 94,100। ये आपका ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो अपना कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो इस वजह से डिडक्शन देंगे अपने को, लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस के अंदर बड़ा पहला डिडक्शन तो सभी एम्प्लॉइज को मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, वो है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16(1)(a) 50,000 का मिलेगा ये। कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स वगैरह पेमेंट नहीं किया। एंटरटेनमेंट टैक्स भी डिडक्शन, उसका टैक्स का डिडक्शन को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको मिल रहा है, लेकिन इसका डिडक्शन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो अपन इसको प्रोवाइड करते। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसको अपन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो 50,000 का ही डिडक्शन एक मिलेगा। अब इसके अंदर से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 44180। ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ये देखिए बेटा आपका कितना आ रहा है आंसर, इतना ही आ रहा है 44,180। ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो अपन ने कंप्लीट किया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा अपना, जो लास्ट कंप्लीट किया था वो 13 नंबर था। ये 14 नंबर क्वेश्चन अपन ने इसका कंप्लीट किया। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही इस क्लास के अंदर। इसको क्वेश्चन को अपनी बुक से रीड आउट करके बेटा उसके बाद में अपनी नोटबुक के अंदर कैलकुलेट करना है, देखना है, प्रोविजंस को माइंड में रखना है। ये नहीं है कि प्रोविजंस का रजिस्टर सामने रख लिया है ना, क्वेश्चन के लिए बुक खोल ली और उसके बाद में आराम से बैठे बैठे प्रोविजन को पढ़ के कर रहे हैं। प्रोविजंस को दिमाग में रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन को करना है। यदि प्रोविजन को याद नहीं रखोगे तो बड़ा एग्जाम में कभी नहीं कर पाओगे। आपको आदत हो जाएगी कि प्रोविजन सामने रखे हुए हैं, अपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो प्रोविजंस है वो उसको मेन आपको रोजाना लर्न करना है, सीखना है, जानना है, याद रखना है। और माइंड के अंदर बड़ा एनी टाइम कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले तो आप तुरंत बता सको, इस प्रकार से उसको प्रिपेयर करना है। तो ये बड़ा अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। आज की क्लास के लिए इतना। ओके।